नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साल 2024 में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना के यानी उद्धव ठाकरे वाले गुट और एनसीपी जो कि शरद पवार के गुट के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, शिंदे वाले गुट को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महाविकास में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में 2 गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है। एक है महाविकास आघाड़ी गठबंधन तो दूसरा गठबंधन है महायुति गठबंधन। इनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ था तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन नेशनल लेवल पर उस वक्त इंडी गठबंधन के नाम से यह गठबंधन कैंपेन कर रहा था और इस वक्त महायुति गठबंधन जो कि उस वक्त एनडीए के नाम से कैंपेन कर रहा था। तो उम्मीद है कि आपको अब समझने में आसानी हो गया होगा कि ये दोनों गठबंधन कौन कौन सी है। इस गठबंधन में आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट का है, जो कि उन्होंने अपने पार्टी की पुरानी आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे हैं। उनके पिताजी श्री बाल ठाकरे जी जो कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर थे, उनका जो आइडियोलॉजी था उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत उद्धव ठाकरे का अभी का आइडियोलॉजी है। क्योंकि अगर वह अपने पुराने आइडियोलॉजी के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जाते तो वह गठबंधन में इन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इन्होंने अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को ही चेंज कर डाली। जबकि उनकी जो पहचान है वह उनके पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा ही है, लेकिन इन्होंने बीजेपी से कंपटीशन करने के लिए बाला साहेब ठाकरे का विचारधारा भी छोड़ना उचित समझा। और दूसरी तरफ देखें तो एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन में एनसीपी अजीत पवार गुट वाली पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वह बिल्कुल शरद पवार वाली आइडियोलॉजी है, लेकिन उन्होंने महायुति गठबंधन में रहने के बावजूद भी अपना आइडियोलॉजी नहीं छोड़ा और वह चाहते हैं कि इस आइडियोलॉजी को पूरा महायुति गठबंधन स्वीकार करे, जो कि बिल्कुल ही महायुति गठबंधन की उलट उनकी विचारधारा है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का कोई खास जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए थी वह बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ कुछ निर्दलीय विधायक मिलकर पूरा कर रहे थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने यह सोचा होगा कि चलो 2 से भले 3 हो जाए तो भी क्या बुरा, सरकार में थोड़ी हिस्सेदारी इन्हें भी दे देंगे, इसलिए एनसीपी अजीत पवार गुट को भी महायुति गठबंधन में शामिल कर लिया गया था। चलिए अब डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पहले बीजेपी के ऐतराज जताने पर भी नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की रैली करवाने से भी इनकार कर दिया। अजीत पवार ने कहा, बारामती में चुनावी लड़ाई पारिवारिक है और इसे लड़ने में वह सक्षम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे मुकाबला रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर भले ही चुनावी मैदान में उतरी है और बीजेपी के साथ शिंदे पूरे तालमेल बिठाकर चल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार सियासी केमिस्ट्री नहीं बन पा रहे हैं। अजीत पवार न ही बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं और न ही योगी आदित्यनाथ के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का पहले बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट देना, फिर नवाब मलिक और उनकी बेटी सना खान के लिए सड़क पर उतरकर प्रचार करना, इतना ही नहीं अजीत पवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं कराने से साफ मना कर दिया है। अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध करना यह दिखाता रहा है कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है और न ही हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भा रही है। बीजेपी के विरोध के बावजूद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार नवाब मलिक पर अपना भरोसा बनाए हुए अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया और नामांकन के आखिरी दिन मानखुर्द नगर सीट से नवाब मलिक को उतार दिया।
मानखुर्द सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सुरेश पाटिल ने पहले से ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी थी। इसके बावजूद भी अजीत पवार ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाए रखा। इस तरह से अजीत पवार ने साफ संदेश दिया कि भले ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी की हर बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अजीत पवार, नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक दोनों मुंबई के मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, नवाब मलिक के समर्थन में पूरा दमखम भी लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ने नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया था। बीजेपी ने यह साफ कह दिया कि मानखुर्द नगर सीट पर नवाब मलिक को समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि शिवसेना से चुनाव लड़ रहे सुरेश पाटिल के साथ है। इस तरह अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध की परवाह नहीं की और नवाब मलिक के साथ खड़े रहे। अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर सीट पर सना मलिक और मानखुर्द नगर सीट पर नवाब मलिक को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अजीत पवार ने मलिक परिवार के बाप और बेटी के लिए सड़क पर उतारकर चुनाव प्रचार भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगाए जाए और वह सिद्ध न हो तो उस शख्स को उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ेगी। आरोप सिद्ध होने के बाद अगर पार्टी कोई गलती करे तब बोलना चाहिए। बीजेपी के द्वारा नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबी होने वाले आरोप पर अजीत पवार ने कहा कि नवाब मलिक को वह 35 साल से जानते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बहुत से सेलिब्रिटीज पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अजीत पवार नवाब मलिक का बचाव भी पूरी तरह से करते नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी से पूरी तरह अलग है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का कहना है कि बारामती में चुनावी लड़ाई पारिवारिक है और इसे लड़ने में वह सक्षम है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी सहित अमित शाह की रैली बारामती में कराने से इनकार कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि बारामती में परिवार के बीच चुनावी लड़ाई है, जिसके चलते अन्य दखल क्यों देंगे। अजीत पवार अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के नेता अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक की जनसभाएं अपने क्षेत्र में कराने के लिए बेताब है, लेकिन अजीत पवार उनसे बचते रहे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एनसीपी खेमे वाली सीटों पर भी बीजेपी नेताओं की रैली नहीं हो रही है। इस तरह अजीत पवार यह संदेश दे रहे हैं कि वह खुद ही सक्षम है और अपनी सीट के साथ साथ अपने नेताओं की भी सीटें जीतने की ताकत रखते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के नारे से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में भी योगी ने अपने इसी एजेंडे को दोहराया। बीजेपी के तमाम नेता भी योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ने इसे किनारा ही नहीं किया बल्कि विरोध भी कर रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। यहाँ के लोगों ने छत्रपति साहू महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन किया है। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और बयान देते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा सबका साथ सबका विकास है। अजीत पवार ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे की बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। यहाँ की जनता सब समझती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अजीत पवार भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी सियासी छवि को बरकरार भी रखना चाहते हैं। यह संदेश नहीं देना चाहते कि बीजेपी के पिछलग्गू बन गए हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। बीजेपी के साथ रहने के चलते मुस्लिम वोटों के छिटकने का भी खतरा एनसीपी के साथ बना हुआ, जिसके चलते ही अजीत पवार ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर के योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का विरोध किया है। इस तरह मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। अजीत पवार अपनी सियासी छवि को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह रखना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम वोट भी उनसे न छिटके। इसलिए योगी के बयान से चाहे किनारा करने की बात हो या फिर बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। खैर, इन सब का फैसला तो अब आने वाले 20 नवंबर को ही होगा, जिसका परिणाम भी 23 नवंबर को दिख जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।